हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो सारे? तो आज वाला टेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, बैंकिंग वाला। देखो, आज का जो बैंकिंग का टेस्ट था, टेस्ट आसान था। PO1 वाला टेस्ट था हमारा। और PO1 वाली जो सीरीज़ है हमारी, वो ओल्ड पैटर्न वाली सीरीज़ है। और जनरली उसमें इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज वाला टेस्ट इजी था। बहुत इजीली आप 15 प्लस स्कोर कर सकते थे। बट आई डोंट नो आप लोगों का स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस चीज़ में मैं एक चीज़ गेस कर रहा हूँ। आई फील कि आप लोग ना शायद टेस्ट को उतना सीरियसली नहीं करते हैं। टेस्ट को एनालाइज भी उतना सीरियसली नहीं करते हैं। टेस्ट का एनालिसिस जो होता है वो बहुत सीरियसली करना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम साथ में टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कमी रह रही है, जिस कारण से टेस्ट के अंदर हमारा स्कोर जो है वो नहीं बढ़ रहा। आज वाला टेस्ट टोटली रीडिंग बेस्ड टेस्ट था। एरर्स बहुत आसान थे, बहुत इजीली पांचों एरर्स ठीक किए जा सकते थे। क्लोज टेस्ट वाज लाइक, मतलब सामने गिवन था सब कुछ ही, कि ऑप्शंस अपने आप बता रहे थे कि हाँ मैं राइट आंसर हूँ। देखो, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे थोड़े से। विदाउट एफर्ट्स हमारे साथ उतना रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। और देखो, अल्टीमेटली अगर हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं तो रिजल्ट देने के लिए लगे हुए हैं। तो कोशिश करो कि हमारे एफर्ट्स 100% रहें। ठीक है, डेली टेस्ट का एनालिसिस तो 100% ज़रूरी है। मैं वीडियो दे रहा हूँ देन ऑल्सो ज़रूरी है, मैं नहीं दे रहा देन ऑल्सो ज़रूरी है। हर हाल में हमें टेस्ट को एनालाइज करना ही करना है। ठीक है, चलो। आज वाला जो टेस्ट था, SK PO1, SK PO1 वाला टेस्ट था हमारा। टेस्ट था PO1 डबल ए GKN। इस टेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस टेस्ट का पैसेज डिस्कस नहीं कर रहे। हम आज वाले टेस्ट में से पैसेज को छोड़ के, पैसेज के 10 क्वेश्चंस छोड़ के टोटल 30 क्वेश्चंस है, बाकी 20 के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टेस्ट था। 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस इजीली करेक्ट किए जा सकते थे। चलो, कोई बात नहीं, जो भी हमारा स्कोर आया, आगे हम इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लोज टेस्ट आया। क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट है, गांधी जी वंस सेड, आई वुड से दैट इफ द विलेज पेरिशेस, इंडिया विल पेरिश टू। गांधी जी ने एक बार कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर विलेज पेरिश हो जाए, पेरिश का मतलब होता है नाश हो जाना, खत्म हो जाना। तो अगर विलेज खत्म हो गए तो इंडिया विल पेरिश टू, इंडिया भी खत्म हो जाएगा। इंडिया विल बी डैश। अब अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक आप लोगों की ही मिस्टेक बताना चाहता हूँ, जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। आज के बाद हम जब भी कोई भी क्लोज टेस्ट करेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये वाली मिस्टेक हम ना करें। जनरली हम क्या करते हैं, हमें पहला क्वेश्चन दिखाई दिया 11th, इंडिया विल बी डैश। हम यहाँ डैश पे आते ही, इस फिलर पे आते ही डायरेक्ट ऑप्शंस पे नज़र गड़ाते हैं। हमारा ऑप्शन जाता है इंडिया विल बी सर्टेनली, इंडिया विल बी स्कार्सली, इंडिया विल बी मच, इंडिया विल बी नो, इंडिया विल बी एनी। हम ऑप्शंस को देखते हैं और कई बारी तो इंडिया विल बी, इसके अंदर हम किसी ना किसी ऑप्शन को फिट करके चले भी जाते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी क्लोज टेस्ट को पहले फिलर से ही ऑप्शंस नहीं देखने। आज के बाद हम जब भी कोई क्लोज टेस्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस हम पहले, हम 3-4 क्वेश्चंस तक एटलीस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस को देखेंगे। उससे पहले हम कभी भी क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस को नहीं देखने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है, अगर आपने पहले ही कोई ऑप्शन देख लिया और उस ऑप्शन के बाद आपने देखा कि अ, आपने कोई ऑप्शन सेट कर दिया, तो आप आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, आपने उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना के चलोगे। लेकिन हमें पहले पैसेज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस लगाने हैं। दूसरी चीज, हम ऑप्शंस फिट नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस जो हैं एलिमिनेट करेंगे। क्लोजेस्ट को, फिलर्स को हमेशा एलिमिनेशन मेथड से करना चाहिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं आगे। गांधी जी वंस सेड, आई वुड से दैट इफ द विलेज पेरिशेस इंडिया विल पेरिश टू। इंडिया भी खत्म हो जाएगा। इंडिया विल बी डैश मोर इंडिया, इंडिया विल बी डैश मोर इंडिया, आई डोंट नो। हर ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट लॉस्ट। अब ये जो हर है, गांधी जी के लिए तो हर हो नहीं सकता, यानी कि ये जो हर है ये यूज़ किया जा रहा है इंडिया के लिए। कंट्रीज़ के नाम के लिए कई बार हम शी यूज़ करते हैं। इट यूज़ करता गलत ना होता, लेकिन हर यूज़ करते हैं हम जब कंट्री को पर्सनलाइज, कंट्री को पर्सोनिफिकेशन, कंट्री का इम्पोर्टेंस डिनोट करना चाहते हैं। ठीक है, हर ऑन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट लॉस्ट। इसका इंडिया का खुद का मिशन जो है वर्ल्ड के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। द डैश ऑफ द विलेज इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ नो मोर एक्सप्लॉइटेड। कह रहे विलेज का डैश तभी हो सकता है, विलेज का क्या तभी हो सकता है जब इसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, और ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इसका और ज़्यादा शोषण ना किया जाए। तो क्या होगा अगर शोषण नहीं करोगे? तो विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, कुछ ऐसा वर्ड चाहिए हमें। हम अभी सेंस बना रहे हैं, अभी हम नहीं देख रहे ऑप्शंस को। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मास स्केल विल डैश लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ द विलेजर्स एज द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपटीशन एंड द मार्केटिंग कम इन। कह रहे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जो मास स्केल पे, अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इट विल लीड टू, इट विल डैश लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ द विलेजर्स एज। तो कह रहे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो विलेजर्स का भी जो पैसिव या एक्टिव, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सप्लोइटेशन होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन और मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी। Therefore, we have to dash on the village being self-contained, manufacturing mainly for use. कह रहे therefore we have to dash on the village being self-contained. हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि विलेज जो है ना वो सेल्फ कंटेन्ड हो जाए। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट। ठीक है, कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, जितना उनको चाहिए उतना ये बनाए, दैट इज सेल्फ कंटेन्ड। ठीक है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि विलेजेस को ख़त्म होने से बचाना है, कुछ ऐसी सेंस आ रही है। अब हम ऊपर से दोबारा पढ़ेंगे। देखो ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि दोबारा पढ़ने में, दो बार पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। ठीक है ना, टाइम बचाने के चक्कर में आपने 5 में से 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक ही क्वेश्चन ठीक हुआ, तो वो तो टाइम जो लगाया वो टोटली वेस्ट हो गया। लेकिन टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा देके 5 में से 4 अगर ठीक कर लिए तो उस टाइम की वैल्यू है। तो इसीलिए हम पहले पूरे पैसेज को एक बारी पढ़ेंगे हमेशा। आज के बाद हम इस चीज़ को हैबिट बनाएंगे। यस, आई वुड से दैट इफ द विलेज पेरिशेज इंडिया विल पेरिश टू। इंडिया विल बी डैश मोर इंडिया, इंडिया विल बी डैश मोर इंडिया, इंडिया विल बी सर्टेनली मोर इंडिया। देखो पहले वाले सेंटेंस में ना एक नेगेटिव सेंस आई है, तो अभी नेगेटिव सेंस को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। इंडिया विल बी सर्टेनली मोर इंडिया, इंडिया और ज़्यादा इंडिया हो जाएगा अगर विलेजेस ख़त्म हो जाएंगे तो नहीं। इंडिया विल बी स्कार्सली मोर इंडिया, स्कार्सली और मोर जो है कहीं ना कहीं आपस में लिंक नहीं हो रहे। इंडिया विल बी मच मोर इंडिया, इंडिया और ज़्यादा इंडिया हो जाएगा ना जी। इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, शायद ये ऑप्शन हो सकता है कि इंडिया जो है वो इंडिया नहीं बचेगा। इंडिया विल बी एनी मोर इंडिया, एनी मोर इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है नो मोर। और अगर अभी आपने ध्यान दिया हो तो 2 सेंटेंसेस बाद इसमें खुद ही लिखा है नो मोर। ये फ्रेज होता है नो मोर, नो मोर का मतलब होता है कि वैसा नहीं बचेगा। इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, her own mission in the world will get lost. The dash of the village is possible only when it is no more exploited. तो हमें डेवलपमेंट जैसा कुछ वर्ड चाहिए, देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड चाहिए। द रिहैबिलिटेशन ऑफ द विलेज इज पॉसिबल। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, है ना। रिहैबिलिटेशन होता है कि
दोबारा से उसी पोजीशन में लेके आना जिस पोजीशन में पहले थे। ठीक है, शायद ये ऑप्शन हो सकता है, अभी हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रूनिंग। प्रूनिंग जो वर्ड है इसका तो प्रूनिंग कटाई छटाई होती है, प्रूनिंग होती है जो पेड़ों की हम ब्रांचेज वगैरह को काट देते हैं, उसको बोलते हैं प्रूनिंग। तो प्रूनिंग ऑफ विलेज, विलेज की कटाई तो करनी नहीं, नेगेटिव वर्ड तो वैसे ही नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन है रिवाइवल। रिवाइवल जो वर्ड है इसका मतलब होता है पुनर्जन्म काइंड ऑफ। इसका मीनिंग, रिवाइवल का मीनिंग एक सेंस में इम्प्रूवमेंट की सेंस में भी यूज़ होता है। फोर्थ है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, डिस्ट्रक्शन, डैमेज कर देना कंप्लीटली। तो हमें डैमेज नहीं करना है विलेजेस को, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। एटोनमेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है, एक्सपिएशन। तो विलेज का पछतावा इज पॉसिबल, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, एक फर्स्ट और एक थर्ड, रिहैबिलिटेशन और रिवाइवल। हालांकि क्वेश्चन इजी है, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हो रहा हो जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हों, एक बारी को आप ऑप्शंस छोड़ के जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और थोड़ी देर बाद फिर उस क्वेश्चन को देख सकते हो, शायद आगे हमें कुछ लिंक मिल जाए। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, एक आधा क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं। हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक करने हैं। कट ऑफ 100 में से 50 नंबर की जा रही है, इंग्लिश में 30 में से 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर की जा रही है, यानी कि हमें तो सिर्फ 30 में से 10 ठीक करने हैं। अगर 100 में से 65 नंबर ले भी लिए मैंने, अल्टीमेटली मैं भी उसी मेंस में बैठूंगा जिस मेंस में 100 में से 50 नंबर वाला बैठा है, अगर 50 की कट ऑफ है तो। जिस मेंस में 93 वाला भी वहीं बैठा है। ठीक है, इंग्लिश में मेरे 25 नंबर आ गए तब भी वहीं बैठा हूँ, इंग्लिश में 10 नंबर आ गए तब भी वहीं बैठा हूँ। तो यानी कि हम क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, द डैश ऑफ द विलेज इज पॉसिबल। बाकी अब थोड़ी सी सेंस लगाओ। रिहैबिलिटेशन वर्ड का मतलब होता है पुनर्वास, दोबारा से पहले वाली पोजीशन में लाना। कह रहा है कि विलेजेस को दोबारा से पहले वाली पोजीशन में तभी लाया जा सकता है जब इसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए, या विलेजेस का इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है जब और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना किया जाए। तो देखो, रिवाइवल जो वर्ड है इम्प्रूवमेंट की सेंस में, ये वाला वर्ड एक यहाँ पे ज़्यादा सेंस ले रहा है, इसीलिए जो इसका आंसर बनता है दैट इज रिवाइवल। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मास स्केल विल डैश लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द विलेजर्स। कह रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो ये तो श्योर है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विलेजर्स का क्या होगा, विलेजर्स का क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो विल डैश, विल पैशनेटली। पैशन वर्ड का मतलब होता है एनर्जी काइंड ऑफ, तो पैशन वर्ड का यहाँ पे कोई सेम नहीं आ रहा। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली भी विल सरप्राइजिंगली लीड, सरप्राइज थोड़ी है इसमें, इसमें तो पक्का हमें पता है कि ये चीज़ तो होगी। टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द विलेजर्स एज द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपटीशन एंड मार्केटिंग, नहीं। स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है बिल्कुल मतलब मुश्किल से, तो मुश्किल से नहीं, ये तो चीज़ होनी है। विल नेवर, नेवर वर्ड भी नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन था नेसेसरली, भाई पक्का है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो विलेजर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा। साफ साफ वर्ड हमें अपने आप खड़ा होकर बता रहा था कि भैया मैं ही आंसर हूँ, बस हमें तो उसको लेके चलना था। ठीक है, नेसेसरली लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द विलेजर्स as the problems of the competition and marketing come in. Therefore, we have to dash on the village being self-contained, manufacturing mainly for use. कह रहे therefore, इसलिए हमें इस चीज़ पे डैश करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि विलेजेस जो है ना वो सेल्फ कंटेन्ड हो जाए, इतना बनाए जो वो खुद यूज़ करें। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन, कंसंट्रेट का मतलब होता है उस पर फोकस करना, शायद ऑप्शन हो सकता है, पता नहीं। पोंडर ऑन, पोंडर ऑन का मतलब होता है सोचना, पोंडर का मतलब होता है सोचना, तो हमें इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना नहीं पड़ेगा, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला ऑप्शन है
इमेजिन ऑन, हमें इस चीज़ को इमेजिनेशन करनी, कल्पना करनी पड़ेगी, नहीं, कल्पना का तो कोई सेंस ही नहीं। एंश्योर ऑन, एंश्योर ऑन का मतलब होता है, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। वी एंश्योर वर्ड आ सकता था, लेकिन ये जो ओन है ना, ओन की यहाँ पे फिर ज़रूरत नहीं हुई। वी हैव टू एंश्योर दैट द विलेज, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ओन के साथ एंश्योर वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखो, डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड ऑन, हमें निश्चय लेना है, हमें निश्चय नहीं लेना है, डिसाइड डिसीजन नहीं लेना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान देना है ऑन द विलेज बीइंग सेल्फ कंटेन्ड मैन्युफैक्चरिंग मेनली फॉर यूज प्रोवाइडेड दिस करेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज मेंटेन्ड। कह रहा है कि अगर, प्रोवाइडेड का मतलब यूज होता है इफ दिस करेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज मेंटेन्ड, अगर इस टाइप का विलेज इंडस्ट्री को मेंटेन किया जाता है, देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू विलेजर्स यूजिंग इवन द मॉडर्न मशीन, तो विलेजर्स जो हैं वो मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। दैट एंड टूल्स दैट दे कैन मेक एंड डैश टू यूज़, और मशीन्स को भी यूज़ करेंगे और टूल्स को भी यूज़ करेंगे जो जो जिनको वो बना सकते हैं, एंड डैश टू यूज़, और डैश टू यूज़ पता नहीं, प्रिपेयर टू यूज़, मेक एंड प्रिपेयर टू यूज़ नहीं, मेक एंड प्रिपेयर की सेंस नहीं आ रही, मेक एंड अफोर्ड टू यूज़, अफोर्ड टू यूज़ होता है मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, ठीक है, शायद पता नहीं, लेकिन हेजिटेट टू यूज़, दे कैन मेक एंड हेजिटेट टू यूज़, भाई अगर बना रहे हैं तो हेजिटेट क्यों करेंगे, हेजिटेट होता है हिचकिचाना, तो ये वर्ड नहीं आ सकता। दे कैन मेक एंड प्रपोज टू यूज़, कि वो जिनको वो बना सकते हैं और जिनको वो प्रपोज कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं यूज़, नहीं नहीं, प्रपोज की भी सेंस नहीं है। दे कैन प्लान टू यूज़, नहीं, बेस्ट ऑप्शन इज अफोर्ड टू यूज़। तो देखो, इन 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ईजी थे, 4 भी नहीं कहूँ मैं, अगर 12th और 15th पे थोड़ा सा आप साइड को भी कर दो, 12th और 15th में से मान लो, मतलब एक क्वेश्चन गलत भी मान लेता हूँ, गलत हो गया, एक क्वेश्चन हम छोड़ भी दें, तब भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ भी रखो दिमाग में, कई बार क्या होता है कि हम किसी क्लोज टेस्ट को करना शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जिन पे हमें श्योरिटी हो रही है। एक्यूरेसी इज द गेम इन बैंकिंग, एक्यूरेसी के साथ जो चलता है, लास्ट ईयर कट ऑफ 52 मार्क्स की कट ऑफ थी, 200 में से 52 लोगों के नंबर तो थे, 75 लोगों के नंबर थे 90, लेकिन लोगों के पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, कोई कंप्यूटर में रह गया, कोई जीए में रह गया, कोई इंग्लिश में रहने वाले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 16 से 20 एरर थे, बहुत इजी एरर थे, इतने इजी एरर कि मतलब सामने दिख रहा है एरर। देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे दे वर बिहेविंग, कह रहे उनके बिहेवियर से क्लियर था, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे उससे क्लियर था, फ्रॉम द वे दे वर बिहेविंग, दैट दे हैड बीन लॉस्ट देयर सेंसेस, दैट दे हैड बीन, देखो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने अपनी सेंसेस खो दी थी, मतलब उनका दिमाग जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो दे हैड बीन की जरूरत क्या है यहाँ पे, बीन तो चाहिए ही नहीं, दे हैड लॉस्ट देयर सेंसेस, पैसिव वॉइस की क्या जरूरत है, यहाँ पे सीधा सीधा था, दे हैड लॉस्ट देयर सेंसेस, वो अपना दिमाग खो चुके थे, दे हैड बीन लॉस्ट देयर सेंसेस, इसका तो मतलब है कि उनका दिमाग खोया जा चुका था, पता नहीं किसने खुलवा दिया, खो दिया था उनका दिमाग, है ना। तो ये ऑप्शन में यही प्रॉब्लम थी, थर्ड आंसर है इसका, बीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दैट बॉय पजेसेस 3 ब्यूटीफुल पेन्स, वो जो बॉय है उस बॉय के पास 3 ब्यूटीफुल पेन्स हैं, उस बॉय के पास 3 ब्यूटीफुल पेन्स हैं, बट ही वुड नॉट शो देम टू एनीवन। देखो दैट बॉय पजेस, दैट बॉयज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो दैट बॉय पजेसेस। इतने सिंपल क्वेश्चंस, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस को तो हमें वैसे भी, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो। ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड इज बेटर देन हैविंग नथिंग टू ईट। ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड इज बेटर देन हैविंग नथिंग टू ईट। कह रहा है कि कुछ ना हो खाने के लिए, उसकी बजाय तो एक छोटा सा ब्रेड मिल जाए, यानी एक रोटी का टुकड़ा हो ना, वो भी बढ़िया है। मतलब वो कहीं ना कहीं वही डूबते को तिनके का सहारा, उस सेंस वाली बात कह रहा है कि भाई ना की बजाय तो कुछ मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वही सेंस दे रहा है। तो सेंटेंस दिस वन इज करेक्ट, ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड इज करेक्ट, आगे इज आ रहा है, ठीक है। बेटर देन हैविंग नथिंग टू ईट, सेंटेंस इज करेक्ट। अगला देखो, फैमिलीज आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन ए हाउस इन द सिटी आर वेरी फ्यू। कह रहा है फैमिलीज आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन ए हाउस इन द सिटी आर वेरी फ्यू। देखो इस सेंटेंस के अंदर ना दो वर्ब आ गई, एक बारी आर पहले आया, एक बारी आर बाद में आया, जबकि इस सेंटेंस के अंदर ना सब्जेक्ट एक ही है। ये जो चीज़ है फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी, ये तो फैमिलीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। फैमिलीज, आप इसको हटा दो, फैमिलीज आर वेरी फ्यू। देखो फॉर्चुनेट और सिटी, ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, इसको पूरा हटा दो, सेंटेंस बनता है फैमिलीज आर वेरी फ्यू। तो फैमिलीज आर वेरी फ्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फैमिलीज आर वेरी फ्यू। अब देखो कौन सा आर हटाएं, ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर पहले वाले पार्ट में से हटाएं या सेकंड फोर्थ वाले पार्ट में से हटाएं। तो क्वेश्चन का आंसर साफ बनता है कि देखो ये वाला जो आर है, अगर हम इस आर की बात करें जो फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया, फर्स्ट पार्ट वाला आर कह रहा है फैमिलीज आर फॉर्चुनेट इनफ, इतना सेंटेंस होता तो ठीक था, फैमिलीज आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी, इतना सेंटेंस ठीक था। आर वेरी फ्यू, फिर ये आर जो है फिर से फैमिलीज के लिए यूज हो रहा है। अब मैं पहले वाले आर को हटाता हूँ, फैमिलीज फॉर्चुनेट इनफ, ऐसी फैमिलीज जो इतनी फॉर्चुनेट हैं कि उनके पास अपना घर है, आर वेरी फ्यू, तो वो बहुत कम है, फर्स्ट वाले आर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर। कह रहे दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं हालांकि मैं उसका लंबे टाइम से फ्रेंड था, ठीक है, लेकिन आई रिफ्यूज़ टू हेल्प हिम, लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया हेल्प करने से, बिकॉज इज इल नेचर। जनरली ना इस सेंटेंस को लोग ठीक कर जाते हैं, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया होगा कि सर फोर्थ ऑप्शन में एरर है, लेकिन उनकी सोच ये है कि सर दो के बाद तो बिकॉज नहीं आता, येट आता है। हालांकि यहाँ पे बिकॉज नहीं चाहिए, यहाँ पे बिकॉज की जगह कुछ और चाहिए, येट भी नहीं चाहिए। येट वाला तो जो कॉमा लगा दिया ना सेकंड पार्ट के बाद, वहां पे येट चाहिए था हमें, कॉमा लगा दो या येट लगा दो एक ही बात होती है। तो दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर। देखो एक होता है बिकॉज, एक होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज जो है ये एक कंजंक्शन होती है, और बिकॉज ऑफ जो है ये एक प्रिपोजिशन होती है। तो बिकॉज कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस को जोड़ती है, दो सेंटेंसेस अगर जुड़ेंगे तो दो वर्ब आएंगी। देखो जैसे मैं कहूं आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इल, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इल। अब यहां पे देखो आई डिड नॉट अटेंड एक वर्ब हो गई और दूसरी होगी वॉज, दो वर्ब हुई, दो सेंटेंसेस कनेक्ट हुए। लेकिन मैं बोल रहा हूं आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज इल, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं है ना, यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ इलनेस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इलनेस, क्योंकि अगर इलनेस लगा दिया तो ये एक नाउन हो गया, यहाँ पे वर्ब आई नहीं, तो यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रीपोजिशन चाहिए। और बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है जो कनेक्शन का काम करती है। तो
ये फोर्थ पार्ट के अंदर बिकॉज के बाद हमें ऑफ चाहिए, ठीक है। तो यही इस पार्ट का एरर था। आगे बढ़ते हैं, देखो 21 to 25 क्वेश्चंस जो हैं, आई एम सॉरी, 21 to 25 क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन जो हैं फिलर्स थे, इजी फिलर्स थे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था लेकिन एज सच इतना कोई खास भी नहीं था, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स शुड डैश द स्पिरिट ऑफ सर्विस फ्रॉम द ग्रेट मैन ऑफ डैश। कह रहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ना डैश करना चाहिए स्पिरिट ऑफ सर्विस, सर्विस की जो स्पिरिट है ना वो डैश करनी चाहिए फ्रॉम द ग्रेट मैन, जो जो महान बंदे हैं, ऑफ डैश। तो मतलब जनरली एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर्विस की जो स्पिरिट है उसको क्या करोगे, उसको आप कहीं ना कहीं कुछ सीखोगे, ठीक है। तो वही कुछ चाहिए था, देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है इनकलकेट। देखो इनकलकेट जो वर्ड है ना, आप हैबिट्स को इनकलकेट करते हो, स्पिरिट को भी आप इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है किसी से कुछ सीखना, कुछ चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व करना, अपने अंदर इंक्लूड करना, उसको बोलते हैं इनकलकेट। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को इनकलकेट करनी चाहिए द स्पिरिट ऑफ सर्विस फ्रॉम द ग्रेट मैन ऑफ पावर। देखो ठीक है, सर्विस की बात चल रही है, क्या पावर वाला बंदा सर्विस देगा? पावर वाला बंदा तो सर्विस लेता है। ये पावर वर्ड ने, इनकलकेट वर्ड वाज करेक्ट बट पावर वर्ड जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट शुड डेवलप द स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, डेवलप भी हो सकता है फ्रॉम द ग्रेट मैन ऑफ पजेशन। पजेशन वही जिसके पास पजेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हो। अब जिसके पास साजो सामान ज़्यादा होगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वो सर्विस सिखाएगा थोड़ी, वो तो सर्विस लेगा देगा नहीं, तो उससे भी नहीं सीखनी हमें। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट शुड इन्वेंट। अच्छा, अब देखो स्पिरिट को आप इन्वेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन्वेंट का तो मतलब होता है कोई नई चीज़ को इन्वेंट, नई चीज़ को लेके आना, ठीक है। बल्ब को इन्वेंट किया था, ठीक है, कोई नई चीज़ बनाना, तो आप स्पिरिट को बनाओगे नहीं यार, नहीं, इन्वेंट ऑप्शन नहीं आ सकता, तो अगले ऑप्शन पे हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ग्रेट मैन ऑफ विजडम थोड़ा सा ठीक था, लेकिन नहीं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट शुड एनालाइज द स्पिरिट ऑफ सर्विस। अगेन स्पिरिट ऑफ सर्विस को आप एनालाइज क्यों करोगे यार, सीखोगे ना। फ्रॉम द ग्रेट मैन ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन हो गया जो थोड़ा सा डिफरेंट हो सबसे, नहीं ये वर्ड भी नहीं आ सकता। चार ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पांचवा ऑप्शन बचा, वही आंसर होगा। देखो इम्बाइब जो वर्ड है ना, इम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब, ठीक है। इनकलकेट का कहीं ना कहीं सिनोनिम है हैबिट्स के मामले में। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जनरली इम्बाइब का मीनिंग यूज होता है टू गेन नॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स शुड गेन द स्पिरिट ऑफ सर्विस, टू गेट द स्पिरिट ऑफ सर्विस फ्रॉम द ग्रेट मैन ऑफ योर। योर बहुत अच्छा वर्ड है। योर का मतलब होता है मैन ऑफ पास्ट, योर का मतलब होता है ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने टाइम का, ठीक है। जैसे इसको याद कर सकते हो आप, जैसे बियर वर्ड होता है, बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, ठीक है। ऐसे ही टीयर वर्ड होता है, सेकंड फॉर्म होती है टोर, ठीक है। तो ईयर वर्ड मान लो वर्ब हो, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी योर। अब सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट को डिनोट करती है, ईयर माने साल और योर माने पास्ट का साल, ठीक है। योर का मतलब होता है ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ पास्ट, ठीक है। तो पास्ट के जो ग्रेट मैन थे ना, उनसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए स्पिरिट ऑफ सर्विस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द डैश ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस हेल्प्स द डैश ऑफ अ कंट्री। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द डैश ऑफ टाउन्स, कह रहे टाउन्स के डैश पे अगर हम ट्री लगाएं और विलेजेस के डैश पे ट्री लगाएं, तो इट हेल्प्स द डैश ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री की डैश में हेल्प मिलेगी, देख लेते हैं किस में हेल्प मिलेगी। द प्लांटिंग ऑफ द ट्री ऑन द सरफेस ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। देखो सरफेस जो वर्ड है ना, वैसे देखने में ठीक लगता है, लेकिन सरफेस का यूसेज, सरफेस का मतलब होता है सतह। तो टाउन और विलेज की कौन सी सरफेस होगी यार, सारी ही सरफेस उनकी है, तो मतलब हर जगह पेड़ ही पेड़ लगा दो ना भाई, ये ऑप्शन वैसे ही गया।
हेल्प्स द ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन कहीं ना कहीं आ सकता था, अभी कंट्री अच्छी दिखती है, लेकिन नहीं, वो सेंस नहीं आ रही। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द पेरिफ्री ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, पेरिफ्री होता है आउटर एरिया काउंड ऑफ, हेल्प्स द आउटपुट ऑफ अ कंट्री, हेल्प्स द आउटपुट मतलब ठीक है, बाहर लगा दिए, पेड़ लगा दिए पेरिफ्री में, परिधि में, लेकिन आउटपुट का क्या रिलेशन है, ये ऑप्शन भी गया। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द जॉइंट्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, अच्छा विलेजेस और जॉइंट्स के जो टाउन के जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेड़ लगा दो, एंड इट हेल्प्स द प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री, प्रोडक्शन में क्या हेल्प मिल रही है भाई, प्लांट लगाने से, मतलब ठीक है लेकिन सेंस नहीं आ रही यहाँ पे। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द विसिनिटी, देखो विसिनिटी जो वर्ड है, विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस, ठीक है, नेबरहुड। तो कह रहा है टाउन और विलेजेस के आस पड़ोस में लगा दो आप ट्री, एंड इट हेल्प्स द कल्टीवेशन ऑफ अ कंट्री, कल्टीवेशन मतलब वही कल्टीवेशन होती है ना, आप कल्टीवेट करते हो एग्रीकल्चर को, उपज को जब काटते हैं, उसकी जो उपज होती है उसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन बचा फिर। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब भी होता है आउटर एरियाज, ठीक है, तो आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड विलेजेस हेल्प्स द एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कहीं पे फॉरेस्ट, हिंदी में वर्ड होता है वनीकरण, जंगलीकरण, तो मतलब जंगल बनाने में क्या मिलेगी हेल्प भाई, ठीक है, टाउन के बाहर लगा दो, विलेज के बाहर लगा दो, तो जो जंगल हैं वो बन जाएंगे ना बाहर, अगर पेड़ पौधे अच्छे लगा दोगे तो ये हेल्प करती है, ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है, वही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक के दोनों क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। इवन जो जो 23rd क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैं मान के चलूंगा कि कंफ्यूजिंग था, अदरवाइज बाकी चारों क्वेश्चन इजी थे। द ह्यूमन इन्फेंट इज अ लाइफ लॉन्ग बंडल ऑफ एनर्जी, कह रहे जो ह्यूमन इन्फेंट, इन्फेंट होता है न्यू बॉर्न बेबी, तो जो नया बच्चा होता है ना वो लाइफ लॉन्ग बंडल है एनर्जी का, विद ए डैश एरे ऑफ पोटेंशियलिटीज, जिसके अंदर डैश एरे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, सेट, ठीक है, तो उसके अंदर ना एक सेट है पोटेंशियलिटीज का, पोटेंशियलिटीज होती हैं कि पॉसिबिलिटीज मान लो, ठीक है ना, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज का एक सेट है, एंड डैश मैनी, एंड मैनी डैश, और मैनी डैश भी हैं, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। विद ए मार्वलस, मार्वलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्सक्यूज मी, मार्वलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरे है पोटेंशियलिटीज का, एंड मैनी वल्नरेबिलिटीज, और वल्नरेबिलिटीज जो वर्ड है इसका मतलब होता है इजीली जिसके ऊपर अटैक किया जा सके। तो देखो एंड से दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, एंड से जब दो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, देखो दोनों ऑप्शन ठीक है फिट भी हो रहे हैं, लेकिन एंड से कनेक्ट होने वाली चीज़ें दोनों सेम सेंस देती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि ही इज़ ए गुड बॉय एंड डिसोनेस्ट, क्या ये सेंटेंस ठीक है? इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ही इज़ अ गुड बॉय बट डिसोनेस्ट, या फिर ही इज़ अ गुड बॉय एंड ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो अगर आप एंड से कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, अगर हम यहाँ पे मार्वलस एरे ऑफ पोटेंशियलिटीज एंड मैनी वल्नरेबिलिटीज लगा दें तो ये थोड़ा सा, अगर यहाँ पे बट होता ना एंड की जगह तब ये बिल्कुल ओके था, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, विद अ पेकुलियर एरे ऑफ पोटेंशियलिटीज, पेकुलियर जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है अ, अलग टाइप का, मतलब डिफरेंट देन नॉर्मल, डिफरेंट टू नॉर्मल, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, तो ठीक है, पोटेंशियलिटीज हर एक में अलग अलग टाइप की होती हैं, एंड मैनी अपॉर्चुनिटी, तो बच्चे के अंदर अपॉर्चुनिटीज तो नहीं होती ना, अपॉर्चुनिटीज जो वर्ड है ठीक है पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव वर्ड ला रहे थे, लेकिन बच्चे के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इसीलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता। अगला ऑप्शन देख रहे हैं, विद ए क्रिटिकल एरे ऑफ, देखो क्रिटिकल वर्ड तो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, तो क्रिटिकल एरे ऑफ पोटेंशियलिटीज एंड मैनी कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज वर्ड आ सकता था, कॉम्पिटेंसीज का मतलब हो जाता है एबिलिटीज, तो ये वर्ड आ सकता था, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा क्रिटिकल के कारण। अगला देखो, वोकेशनल एरे, देखो वोकेशनल वर्ड जो होता है ना इसका मतलब होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू वोकेशन, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं आईटीआई के अंदर, वोकेशनल का मतलब होता है हिंदी में वर्ड बोलते हैं व्यवसायिक, रिलेटेड टू
व्यवसाय, क्या बोलते हो व्यवसाय, बिजनेस, ठीक है। तो वोकेशनल एरे ऑफ पोटेंशियलिटीज यहाँ पे फिट नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गया। तो एक ही ऑप्शन बचा with a perfect array of potentialities and many dash एंड मैनी पेकुलियरिटीज़। पेकुलियरिटीज़ का मतलब होगा अलग टाइप की चीज़ें, नॉर्मल से एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब बच्चों के अंदर एक पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और उनके हर बच्चे के अंदर अलग टाइप की पोटेंशियलिटीज़ होती हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन है वही आंसर है, ठीक है। अगला देखो, हिज प्रेजेंटेशन वॉज सो लेंदी एंड डैश दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द रियल डैश इन इट। देखो, सो लेंदी, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी ना इतनी ज़्यादा लेंदी थी एंड डैश थी कि हम उसके अंदर से डैश, रियल डैश नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पे ना इसने वर्ड यूज़ किया लेंदी। देखो, लेंदी वर्ड प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यानी कि और एंड के साथ कनेक्टेड है, तो हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ठीक है। ऑप्शंस में चलते हैं। पहला वर्ड है बोरिंग। बोरिंग, हिज प्रेजेंटेशन वॉज सो लेंदी एंड बोरिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सही आ रहा है यहाँ पे। दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द रियल प्लानिंग इन इट। देखो, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको प्लानिंग नहीं ढूंढनी। प्रेजेंटेशन का आप क्या ढूंढना कोशिश करोगे, क्या चीज़ समझने की कोशिश करोगे, उसका मीनिंग। तो ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर कह रहा है हिज प्रेजेंटेशन वॉज सो लेंदी एंड डैश दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है टीडियस। टीडियस जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है बोरिंग, ठीक है, ये ऑप्शन भी आ रहा है। दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द रियल स्किल इन इट, नहीं, रियल स्किल नहीं ढूंढनी, ठीक है। अगला देखते हैं, हिज प्रेजेंटेशन वॉज सो लेंदी एंड डैश। लेंदी एंड वर्बोस। वर्बोस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, ठीक है, बातूनी वर्ड वर्बोस को बोलते हैं। तो उसकी उसकी बहुत ज़्यादा लेंदी थी और वर्बोस थी, मतलब वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए थे उसने। दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द रियल कंटेंट इन इट। मतलब हम इसके अंदर रियल कंटेंट नहीं ढूंढ पाए, क्या कहना चाह रहा था। शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब तक मैं फोर्थ और फिफ्थ को एलिमिनेट नहीं करूँगा मैं इसको आंसर नहीं मानूंगा। इसलिए हम अगला ऑप्शन देखते हैं, सो लेंदी एंड लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ, थोड़ा सा, ठीक है, मान लेता हूँ आ भी गए। तो दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द रियल कवरेज इन इट। कवरेज नहीं ढूंढनी, हमें मीनिंग ढूंढना है। अगला ऑप्शन देखो, लेंदी एंड सिंपल, दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग। देखो, रियल मीनिंग ठीक था, लेकिन लेंदी एंड सिंपल वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड होता, सिंपल का एंटोनिम होता, तब मैं मान लेता कि ये ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन सिंपल के कारण यहाँ पे नहीं आ सकता। एंड के साथ लेंदी में आप सिंपल कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन सा आंसर बना, थर्ड ऑप्शन। अगला देखो, देर इज़ नो डैश द फैक्ट। देखो, अगर आप एक 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 अच्छे अच्छे रीडर हो ना, अच्छा रीडिंग आपने हैबिट इनकलकेट कर ली है, इनकलकेट वर्ड अभी हमने सीखा था। अगर आपने रीडिंग हैबिट इनकलकेट कर लिया है ना अपने अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही ना माइंड में आ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब इस सेंटेंस को पढ़ा ना, देर इज़ नो डैश द फैक्ट, मेरे अंदर विदाउट ऑप्शंस देखे मेरे अंदर आवाज़ आई कि इसके अंदर ना डिनाइंग आएगा। देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, ऐसा ऐसा फ्रेज यूज होता है, डिनाई द फैक्ट, आई कांट डिनाई द फैक्ट दैट, ठीक है। देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, ऐसा फ्रेज यूज होता है। बट स्टिल हमारे अंदर कोई बात नहीं, अगर हमारे अंदर अभी वो वाली हैबिट इनकलकेट नहीं हुई है, अभी हम एविड रीडर नहीं बने हैं, अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं, बिगिनर हैं, तो हम ऑप्शंस के थ्रू भी जाएंगे तब भी हमें इसका आंसर मिलेगा। देर इज़ नो डैश द फैक्ट दैट अ मैन ऑफ नॉलेज डैश ग्रेट पार, ठीक है। देखते हैं, देर इज़ नो जस्टिफाइंग द फैक्ट, कह रहे इस फैक्ट को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दैट ए मैन ऑफ नॉलेज एक्नोलॉजीज ग्रेट पार, भाई जिस, मतलब देर इज़ नो जस्टिफाइंग, कोई इसको जस्टिफाई नहीं करता इस बात को कि जो ग्रेट मैन होता है ना, वो जिसके पास नॉलेज होती है वो पावर को एक्सेप्ट करता है। अरे वो तो करता है, तो इसको तो जस्टिफाई किया जाना चाहिए, मतलब जस्टिफाइबल है ये बात। तो नो जस्टिफाइंग का तो कोई सेंस नहीं है। देर इज़ नो क्लैरिफाइंग द फैक्ट, कह रहे इस चीज़ की भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है।
कि जो ग्रेट मैन ऑफ नॉलेज हो, जिसके पास नॉलेज हो, वो एग्जिबिट करता है। भाई ग्रेट मैन ऑफ नॉलेज होगा तो वो ग्रेट पावर को भी एग्जिबिट करेगा। एग्जिबिट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, शो करना। ठीक है, एग्जिबिट से ही तो एग्जीबिशन बनता है, प्रदर्शनी। तो इसका मतलब ही होता है प्रदर्शन करना। नहीं हो सकता। देर इज नो एडवोकेटिंग द फैक्ट। एडवोकेट जो वर्ड है, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो देर इज नो सपोर्टिंग द फैक्ट, कह रहा है कोई सपोर्ट नहीं है इस फैक्ट के लिए कि एक ग्रेट मैन, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज है वो प्रोजेक्ट करता है। ग्रेट प्रोजेक्ट का मतलब भी होता है डिस्प्ले। तो ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता एडवोकेटिंग के कारण। डिनाइंग तो मैंने ऊपर से बोला ही था। एक बार इसको हम छोड़ के चलते हैं, अगला ऑप्शन पहले और देख लेते हैं। देर इज नो प्रोक्लेमिंग। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस करना। तो कह रहा है इस चीज़ की कोई अनाउंसमेंट नहीं है इस फैक्ट की, दैट मैन ऑफ नॉलेज डेवलप्स ग्रेट पावर। वही वो डेवलप करता है तो अनाउंसमेंट करना, अनाउंसमेंट तो है, सबको पता है ये बात। फिफ्थ ऑप्शन भी गया। फोर्थ इज आंसर, देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ए मैन ऑफ, कह रहा है इसको कोई मना नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि ए मैन ऑफ नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, ही wields ग्रेट पावर, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। wield का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास होना और आप उसको यूज़ कर पाओ। यू हैव समथिंग एंड यू कैन यूज समथिंग, देन यू wield दैट। ठीक है, wield, wield रिवॉल्वर हो सकता है, wield वेपन हो सकता है। मेरे पास रिवॉल्वर है और मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ, तो आई wield अ रिवॉल्वर। ठीक है, तो वो वर्ड होता है wield। तो देखो इन 5 क्वेश्चंस में भी इजीली 4 क्वेश्चंस ठीक किए जा सकते थे। 3 सेट थे 5-5 क्वेश्चन के, 15 में से बहुत इजीली 12 क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते थे। ठीक है ना। अगला और देखते हैं, पैराजंबल। अगला जो है पैराजंबल है। ठीक है, आज वाला पैराजंबल जो था ना, अगर PQRS की क्लास आपने लगा ली हो मेरे वाली, तो आज वाले पैराजंबल में कुछ भी नहीं था। जो रूल्स, जो भी ट्रिक्स, देखो हालांकि पैराजंबल को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है एक ट्रिक को छोड़ के, और वो ट्रिक है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्रिक काम नहीं करती हर जगह। 100% जो काम करती है वो करती है प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें मैं क्लास के अंदर, जो भी आपने अगर क्लास लगा ली है अगर, तो आपने सीख लिया होगा। अगर नहीं लगाई है तो आगे आप सीखोगे कि जो चीज़ें मैंने क्लास के अंदर बताई ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर तो यूज़ हो रही थी। ठीक है, देखो पढ़ते हैं एक बारी। कह रहे हैं लीड रिसर्चर ईडन किंग सेज दैट अ स्टडी हैज़ रिवील्ड, कह रहे कोई लीड रिसर्चर हैं ईडन किंग, वो कहते हैं कि एक स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट पीपल हु सपोर्ट डाइवर्सिटी प्रोग्राम। डाइवर्सिटी प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर डाइवर्स लोगों को इंक्लूड किया जाता है। डाइवर्स का मतलब होता है ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, अ, तो डाइवर्सिटी प्रोग्राम का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट लोगों को इंक्लूड किया जाता है। हैव चेंजिंग एटीट्यूड्स इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्राइफ। स्ट्राइफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्ट्रगल। ठीक है, जब इकोनॉमिक स्ट्रगल चल रहा हो ना, तो ऐसे लोग जो डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, वो उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कह रहे द रियलिटी इज डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स मे बी द फर्स्ट टू गो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। कह रहे द रियलिटी इज, कह रहे रियलिटी ये है कि डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, मे बी द फर्स्ट टू गो इन, वो पहले हो सकते हैं टू गो इन। गो इन मतलब काइंड ऑफ ख़त्म हो जाना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। भाई जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है ना, तो सबसे पहले यही चीज़ें ख़त्म होती हैं। सिंपल सा फंडा है यार, कि घर में ना अगर खाने को रोटी हो ना, तब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा कपड़ा होना चाहिए। घर में अगर खाने को रोटी ना हो ना, तो हम ये सोचते हैं कि भैया पहले तो रोटी खिलाओ, कपड़ा तो बाद में देखेंगे। अच्छे कपड़े की बात बाद में आएगी। रोटी अगर आ गई तो आप कपड़े की सोचोगे, कपड़ा अगर आ गया तो आप छत की सोचोगे। ठीक है, तीनों चीज़ें जब आ गई तब आप सोचोगे कि अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो और अच्छी छत हो। यानी कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन जो लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब हम एक चीज़ को गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है ना, तो यही चीज़ों को सबसे पहले ख़त्म किया जाता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में सबसे पहले आदमी यही सोचता है कि पैसा इतना बचा रहे, दूसरों को तो मैं बाद में देखूंगा। ठीक है ना, मेरे पास पैसा बचा रहे। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ थी
इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट किए, लेकिन इन्वर्टेड कोमास बंद नहीं हुए। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुए, इन्वर्टेड कोमा बंद नहीं हुए, तो यानी कि हमें एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए, इन्वर्टेड कोमा जहाँ भी बंद हो रहे होंगे ना, वो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस देखो, दिस कोजेज रियल प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। दिस कॉजेज रियल प्रॉब्लम, इसके कारण रियल प्रॉब्लम होती है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में। ऊपर डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात की थी, उसी के बाद उसकी बात कर रहा है, इन्वर्टेड कोमा बंद कर रहा है, तो हमें एक पेयर तो मिल गया कि बी और सी बिल्कुल साथ में आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। किंग पॉइंट्स आउट दैट, ऊपर देखो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ना, ए के अंदर ईडन किंग लिखा था। ईडन किंग इज अ नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है किंग। एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी किसी का पूरा नाम लिखा हो और किसी का अधूरा अधूरा नाम लिखा हो, तो पूरा नाम हमेशा अधूरे नाम से पहले आता है। यानी कि जो सी है ना, वो ए से पहले नहीं आ सकता। सॉरी, डी जो है वो ए से पहले नहीं आ सकता। दूसरी चीज, सी के अंदर शी लिखा था। अब शी जो है शायद ईडन किंग के लिए ही लिखा होगा, देख लेते हैं, बाकी अभी हमें नहीं पता, बट मेरे को ऐसा सा फील हो रहा है कि शायद ये शी के लिए ही लिखा होगा, क्योंकि ऊपर भी उसने ही कुछ कहा है सेज, यहाँ भी शी सेज लिखा है। ठीक है ना, तो अगर ये शी जो है ईडन किंग के लिए यूज हुआ है, तो ये भी सी भी जो है, सी जो है ये भी ए से पहले नहीं आ सकता। और बी और सी तो बिल्कुल करेक्ट इकट्ठे हैं, तो यानी कि ए से पहले ना बी आ सकता, ना सी आ सकता, ना डी आ सकता, अगर ये शी जो है उसी के लिए। आगे देख लेते हैं कोई और शी ना आ जाए। ठीक है, King points out that the competition for fewer jobs and resources often increase tension among workers and may especially affect minority groups। कह रहा है किंग ने ये पॉइंट आउट किया कि कंपटीशन जो होता है फ्यूअर जॉब्स के लिए और रिसोर्सेज के लिए, वो जनरली क्या होता है, वर्कर्स के अंदर टेंशन बढ़ा देता है। भाई जैसे अभी आप देखो, अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जॉब्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं, तो अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो, मेहनत करे जाओ, मैं वो नहीं कहूँगा कि मेहनत करो फल की चिंता ना करो, ना, फल तो चाहिए भाई। बिना फल की चिंता किए, वो थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है। बिना फल की चिंता किए हम नहीं, हम फल फल तो चाहिए, ठीक है, लेकिन फल की चिंता ना करो का मतलब ये है कि भाई फल को ये मत सोचो कि ये वाला फल नहीं मिला तो दूसरा फल भी नहीं मिलेगा। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे फल हैं, ठीक है, हो सकता है हमारी डिमांड एक फल की हो, लेकिन हमारी डेस्टिनी में हमारे लिए दूसरा फल लिखा हो। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ये वाला फल नहीं मिला तो वो नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा। और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, मेहनत जो है हमेशा काम आती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी लाइफ में, अपने आस पड़ोस में इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। ठीक है, किंग पॉइंट्स आउट दैट द कंपटीशन for fewer jobs and resources often increase tension among workers and may especially affect minority groups। तो कह रहा है कि टेंशन बढ़ जाती है वर्कर्स में, और सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ता है वो माइनॉरिटी ग्रुप को पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई। देखो सिंपल सी चीज़ है, जो माइनॉरिटी के अंदर होते हैं ना, उनके बंदे भी ऊपर मेजोरिटी वाले, माइनॉरिटी वाले कम होते हैं। तो माइनॉरिटी के बंदे ऊपर कम होंगे तो ऊपर वाले तो अपने, जनरली हर कोई करता है, देखो हर कोई कहीं ना कहीं, अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं, मेरे अंदर भी शायद ये बात होगी कि मैं सबसे पहले पंजाबी को फेवर करूँ। कोई जाट होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं जाट को फेवर करूँ। कहीं ना कहीं कम्युनिटी की बात हमारे अंदर आती है, तो मेजोरिटी वाले मेजोरिटी वालों को फेवर करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन और देखो, द स्टडी ऑल्सो सजेस्ट दैट दोज इन हायरिंग पोजीशन में बी लेस लाइकली टू हायर ए माइनॉरिटी जॉब एप्लीकेंट इन एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, शी एड्स। देखो इसके अंदर भी शी लिखा है, ई भी जो है ए से पहले नहीं हो सकता, ना बी, और कोई नाम नहीं आया, तो बी सी डी ई जो है कोई भी ए से पहले नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन हमें बहुत इजीली मिल गया कि ए जो है वही फर्स्ट सेंटेंस है, और 26 क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, सबसे पहले ए आएगा। अब देखते हैं ए के बाद क्या आएगा। देखो बी और सी का हमने पेयर बना दिया, बचता है डी और ई।
ई के अंदर देखो क्या लिख रहा है, ई के अंदर लिख रहा है द स्टडी ऑल्सो सजेस्ट। दोबारा से ए पे देखो, ए के अंदर लिख रहा है लीड रिसर्चर ईडन किंग सेज दैट ए स्टडी हैज रिवील्ड दैट। इसके अंदर आप ये चीज देखो, ये ए स्टडी, और यहां पे देखो ई के अंदर द स्टडी। स्टडी की बात हुई, सबसे पहले उस स्टडी को इंडेफिनेट बताया और फिर उसके बाद उसको दा लगा दिया। फिर इसकी सेंटेंस के अंदर एक चीज और देखो, ऑल्सो। पहले स्टडी ने कुछ रिवील किया और फिर स्टडी ने फिर कुछ और रिवील किया। ठीक है, तो स्टडी जो है कुछ रिवील कर रही है, ए के बाद जो सेंटेंस आना है वो आना है ई। ठीक है, शी एड्स, स्टडी ने ये चीज रिवील की। फिर देखो ए और ई हो गया, बी और सी को हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं कि बी के बाद सी आना है। अब कहानी ये बचती है ए ई बी सी डी या ए ई डी बी सी। डी की पोजीशन क्या होगी, ई को दोबारा से पढ़ते हैं और फिर डी को भी दोबारा से पढ़ते हैं। द स्टडी ऑल्सो सजेस्ट दैट दोज इन हायरिंग पोजीशंस मे बी लेस लाइकली टू हायर ए माइनॉरिटी जॉब। कह रहा है कि जो हायरिंग पोजीशन में है, यानी कि जो हायर करने वाले हैं, किसी को जॉब पे रखने वाले हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि वो एक माइनॉरिटी जॉब एप्लीकेंट को हायर करेंगे इन एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। किंग पॉइंट्स आउट दैट द कंपटीशन फॉर फ्यूअर जॉब्स एंड रिसोर्सेज ऑफन इंक्रीज टेंशन अमंग वर्कर्स एंड में स्पेशली अफेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स। किंग ने पॉइंट आउट किया कि जो कंपटीशन है फ्यूअर जॉब्स के लिए वो माइनॉरिटी ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है। द रियलिटी इज डाइवर्सिटी, और ये उसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहा। देखो डी के अंदर साफ लिख रहा है किंग, किंग पॉइंट्स आउट, उसने पॉइंट आउट किया, और पॉइंट आउट क्या कह के किया, वो बी और सी के अंदर दिया है। उसने कहा कि माइनॉरिटी वालों के अंदर टेंशन आ जाती है, उस उनसे इफेक्ट होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी प्रोग्राम और डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो है ना, वो सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण रियल प्रॉब्लम होती है जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप यही माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स जो हो गए। ठीक है, तो इसकी जो सीक्वेंस बन रही है वो बन रही है ए ई डी बी सी। ए फर्स्ट हो गया, ई सेकंड हो गया, डी थर्ड हो गया, बी फोर्थ हो गया और सी फिफ्थ हो गया। इस इसके अंदर हमें दो चीजें सीख के जानी है। पहली चीज तो हमें यह सीखनी है कि अगर हमें कहीं पे, जैसे अभी ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में ए स्टडी था और ई में द स्टडी था, पहली चीज तो हमें यह सीखनी है कि अगर कहीं पे आपको एक नाउन के साथ ए दिखाई दे जाए और उसी नाउन के साथ दा दिखाई दे जाए, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल दिखाई दे जाए, तो हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल से पहले आएगा। यानी ए वाला सेंटेंस जो है ना, द वाले सेंटेंस से पहले आएगा, हमेशा रहेगा ये। ठीक है, दूसरी चीज, अगर पूरा नाम हो और अधूरा नाम हो, जैसे ए और डी में था, पूरा नाम हमेशा डी से पहले आएगा, अधूरे नाम से पहले आएगा। तीसरी चीज, अगर नाउन भी दिया हो और शी जैसे प्रोनाउन भी दिया हो, तो नाउन जो है वो भी प्रोनाउन से हमेशा पहले आएगा। यानी कि ए जो है ई से भी पहले आएगा, ए जो है सी से भी पहले आएगा। चौथी चीज, इन्वर्टेड कोमास एक सेंटेंस में स्टार्ट हो गए, दूसरे सेंटेंस में जाके खत्म हुए, तो इन्वर्टेड कोमास वाले सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये चार लर्निंग हम इससे लेके चलते हैं। और इस वाले सेंटेंस में, इस वाले क्लोज सॉरी पैरा जंबल में इजीली फर्स्ट क्वेश्चन तो हम करेक्ट कर ही सकते थे। 12 क्वेश्चन हम वहाँ करेक्ट करते, 13वां हम यहाँ करते, 10 प्लस स्कोर हम इजीली कर सकते थे। पैसेज भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पैसेज में भी हम अच्छा स्कोर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के टेस्ट में अगर आप 15 प्लस स्कोर करते तो दैट वाज अ गुड स्कोर। लेकिन आप में से किसी ने भी इतना स्कोर नहीं किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा करेंगे। और आज की जो लर्निंग है, इसी तरह से हम डेली टेस्ट को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन अगर मेरी तरफ से कभी हो भी जाए तब भी एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से टेस्ट को पूरा एनालाइज करना है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।